हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार जुड़ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो एक बार जुड़ जाइए। दीपक गुजर, साहिल, राहुल दीक्षित, गणपत पवार, मनसुख, अभिषेक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेघा, वंश, रोही, संजय, शिवम, बहुत बढ़िया। अश्वनी, प्राची यादव, चलो, लकी पाल, स्वाति, शिवम, काजल कोरी, चलो, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चे, आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम कर चुके हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन कर चुके हैं, एवरेज कर चुके हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कर चुके हैं। आज छठा चैप्टर आप लोगों के सामने है और एक इंपोर्टेंट चैप्टर बच्चे आज आप लोगों के सामने है, जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। बस शुरुआत करनी है आपको, एक लाइक से शुरुआत करनी है और शुरुआत करनी है एक शेयर से। तो जल्दी से एक बार फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाफट बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से करिए बच्चे एक बार और कहिए कि हाँ हम लोग तैयार हैं, आप शुरुआत करो। एक बार बच्चे थम्स अप करेंगे तो बिना टाइम को खराब किए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कि हाँ हम लोग तैयार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। चलो भाई, चलो शुरुआत करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। रेशो एंड प्रोपोर्शन, बच्चा, दोनों वर्डों का अपने आप में अलग मीनिंग है। दोनों वर्डों का अपने आप में अलग मीनिंग है और दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हिंदी में बात करूं तो इसे ही बोला जाता है बच्चे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात बच्चा इसे ही बोला जाता है। अब सबसे पहले चैप्टर की इंपोर्टेंस क्या है, तो हर एक पेपर में बच्चे यहां से क्वेश्चन बनता है। पेपर का छोड़ो, हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है। तो दोनों ही तरीके से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैथ को सीखने के तरीके से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पेपर में क्वेश्चन आने के लिए बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में भी क्वेश्चन आता है और दूसरे चैप्टरों की थोड़ी सी परख भी करता है ये। थोड़ा सा बच्चे दूसरे चैप्टर के बारे में ज्ञान भी देता है, तो इसकी नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। होता क्या है वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ रहे होंगे। इसके अंदर से आप ये मान के चलो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ में बच्चा एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है। यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो सिक्के का क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो एबीसीडी का रेशो आप लोगों से पूछ सकता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। यहां तक कि आयु का चैप्टर जो है वो भी इसी के अंदर रखा गया है। उसके कुछ टाइप जो हैं वो बच्चा रेशो से ही सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 175, 185, 165, 155 का स्क्वायर नहीं हो पा रहा है। आप जिस तरह ट्रिक बताए थे बाकी सब हो जा रहे हैं बच्चा, सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। एक छोटा सा बता देता हूं, 175 का ही अगर मैं बताऊं तो 175 200 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 25 कम है। 25 का वर्ग 625 होता है, 25 लिख देंगे, 6 हासिल लगा देंगे। 25 कम था ना, तो 25 कम कर देंगे, 150 हो जाएगा। और 150 का दुगना कितना होता है, 300। 306 कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे उसका वर्ग, 30 625 हो जाएगा। 175 का जो वर्गमूल होगा, 175 का जो वर्ग होगा वो 30 625 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ही क्वेश्चंस पे वो ट्रिक लगेगी, बाकी सब पे फेल हो जाएगी बच्चा। हर क्वेश्चन पे वो ट्रिक लगेगी जो आपको बताई गई है, ठीक है।
बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अनुपात और समानुपात से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए मुझे कितनी क्लास चाहिए? इसके लिए मुझे बच्चे 5 क्लास चाहिए। इसके लिए 4 से 5 क्लास चाहिए। 4 से 5 क्लास में हम लोग इसे खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। सुमित ठाकुर ले लिया भाई, सबका प्रणाम ले लिया, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दो वर्डों के बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि ये अनुपात और समानुपात आखिर होता क्या है। बच्चे बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। अनुपात जो होता है बच्चा, वो दो क्वांटिटी में तुलना का काम करता है। तुलना कैसे की जाती है? मैंने कहा मेरी लंबाई जो है उसकी लंबाई से 1.5 गुनी है, मेरी लंबाई जो है उसकी लंबाई से 1.5 गुनी है, तो यहां मैं अपनी लंबाई की तुलना उसकी लंबाई से कर रहा हूं, तो इसे बच्चा हम लोग रेशो कहेंगे। रेशो जो काम करता है, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को नहीं देता। रेशो जो काम करता है बच्चे, वो तुलना का काम करता है। जैसे अगर मैं आपके सामने ए और बी की आय का अनुपात लिखता हूं, ए और बी की आय का अनुपात लिखता हूं, और मैंने आपके सामने लिख दिया इनकी आय का अनुपात 2:3 है। इनकी आय का अनुपात कितना है? इनकी आय का अनुपात बच्चे 2:3 है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब इतना सा है, बस रेशो आप लोगों को ये बताएगा कि इसकी जो आय है, बी की जो आय है, वो इसकी 1.5 गुनी है। भाई 2 का 1.5 गुना करोगे, 2 का 1.5 गुना करोगे तभी तो 3 आएगा। इसका मतलब बी की जो आय है वो ए की आय की 1.5 गुनी है। बात समझ में आ गई? यहां से ये मतलब मत निकाल लेना कि ए 2 रुपए कमाता है और बी बस 3 रुपए ही कमाता है। ऐसे तो अगर मैं इसका रेशो लिखना चाहूं तो 4/6 भी लिख सकता हूं, क्या उसका मतलब भी 2/3 होगा? ऐसे तो बच्चा मैं 2000/3000 लिख सकता हूं, क्या उसका मतलब भी 2/3 होगा? तो 2/3 जो है वो इन दोनों की एग्जैक्ट आय के बारे में नहीं बताता, लेकिन इतनी बात जरूर बताता है कि जो बी की इनकम है ना, वो ए की इनकम की 1.5 है, ठीक है। 1.5 गुना ज्यादा है बी की इनकम, हर जगह 1.5 गुना ज्यादा ही मिलेगी। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला? यहां से हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि रेशो जो काम करता है वो हमेशा दो क्वांटिटी में तुलना का काम करता है। रेशो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, हमेशा तुलना का काम करता है। पहली बात तो बच्चा ये हो गई। अगर रेशो तुलना का काम करता है दो क्वांटिटी में, तो फिर ये प्रोपोर्शन क्या करता है जी? ये प्रोपोर्शन जो होता है बच्चे, दो रेशो में तुलना करता है। जैसे ये दो क्वांटिटी में तुलना करता था, दो चीजों में तुलना करता था, ठीक वैसे ही अगर दो रेशो में तुलना की जा रही है तो उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। जैसे मैंने एक रेशो आप लोगों के सामने लिख दिया बच्चे, रेशो को हम दो बिंदी से डिनोट करते हैं। एक रेशो आप लोगों के सामने ए रेशो बी दिया हुआ है, और एक रेशो आप लोगों के सामने सी रेशो डी दिया हुआ है। एक रेशो तो आपके सामने ए रेशो बी दिया हुआ है, एक रेशो आप लोगों के सामने सी रेशो डी दिया हुआ है। अगर इन दोनों में रेशो में तुलना का काम कोई करेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे? उसे हम लोग प्रोपोर्शन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? उसे हम लोग प्रोपोर्शन कहेंगे। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे रेशो क्या होता है, आप कहेंगे अनुपात जो होता है वो दो क्वांटिटी में तुलना का काम करता है, उन दोनों में कंपैरिजन का काम करता है। वो कंपेयर कर रहा होता है एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से। दूसरी बात, कोई पूछे प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे जैसे दो क्वांटिटी की तुलना का काम जो है वो रेशो करता है, ठीक वैसे ही दो रेशो की तुलना जो करता है आपस में वो प्रोपोर्शन कर रहा होता है। मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, समानुपात वही होता है, प्रोपोर्शन ही होता है। अब देखना, मेरी बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। एक्चुअल में समानुपात का मतलब जो होता है वो इज इक्वल टू होता है। यानी अगर ऐसी फॉर्म आप लोगों को कहीं दिख जाती है तो इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि ए अपॉन बी जो है वो बराबर होगा सी अपॉन डी के। बराबर किसके होगा बच्चे? सी अपॉन डी के बराबर होगा। ये बात यहां से समझ में आ गई है बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट बच्चे क्या कहता है। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बता दीजिए मैं अभी आया हूं लाइव। अच्छा,
बहुत बढ़िया। तुम अभी लाइव आए हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ठीक है, करूंगा, थोड़ी देर में करूंगा, है ना। बच्चे टाइम से लाइव आ जाया करो, और जब लाइव आ जाया करो तो उसके बाद वीडियो ये मौजूद रहती है, बाद में देख लेना। ऐसा थोड़ी ना जो जब आएगा मैं तभी रिपीट करता रहूंगा, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। तो थोड़ा सा सोचा करो यार, कैसे क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। चलो, अब इसके बाद हम लोगों को कुछ वर्ड पढ़ने हैं। एक और दो वर्ड हम लोगों को पढ़ने हैं। एक वर्ड होता है बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक वर्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चा? और एक होता है बच्चा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन दो वर्डों को आप लोग याद रखेंगे कि ये दोनों वर्ड क्या होते हैं। देखो ध्यान से बच्चे, जब भी कोई चीज, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है, तो उस रिलेशन को कहा जाता है कि इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इनका रिलेशन है। जैसे अगर मैं अपनी चाल बढ़ा देता हूं तो दूरी जो तय करूंगा वो ज्यादा हो जाएगी। चाल के बढ़ने के साथ साथ दूरी भी बढ़ेगी। तो चाल और दूरी में कैसा रिलेशन हो गया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। अगर मैं बात करता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, तो इनवर्स से आप लोग समझ रहे होंगे उल्टा रिलेशन। इनवर्स से आप लोग क्या समझ रहे होंगे? उल्टा रिलेशन समझ रहे होंगे। यानी एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज घटती है, या एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ती है, तो उसे कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहा जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ी तो वो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एक चीज के घट बढ़ने से दूसरी चीज घटी और एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ी, यानी उल्टा रिलेशन हो रहा है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। जैसे अगर चाल बढ़ाता हूं तो दूरी जो तय होती है वो अपने आप बढ़ जाती है, तो चाल और दूरी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो लगने वाला समय जो है वो कम हो जाएगा। स्पीड के बढ़ाने से समय कम हो गया, तो चाल और समय में कैसा रिलेशन है? तो आप कहेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये दो बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग कुछ चीजें और समझेंगे। अगर मैं रेशो के अंदर बात करता हूं, अगर मैं रेशो के अंदर बात करता हूं, तो अनुपात के अंदर बात करता हूं, तो कुछ टर्म्स यूज होती हैं, और इन टर्म्स से बच्चा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है। पहली जो टर्म यूज होती है वो होती है वर्गानुपात। पहली जो टर्म यूज होती है बच्चे, वर्गानुपात यूज होती है, जिसे कहा जाता है डुप्लीकेट रेशो। जिसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे डुप्लीकेट रेशो से बोला जाता है। पहली जो टर्म यूज होती है वो होती है वर्गानुपात, जिसे कहा जाता है डुप्लीकेट रेशो। दूसरी जो वर्ड यूज होता है वो होता है वर्गमूलानुपात। दूसरा जो होता है बच्चे, वर्गमूलानुपात यूज होता है, जिसे कहा जाता है सब डुप्लीकेट रेशो। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सब डुप्लीकेट रेशो। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है भाई, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। और अगर इनके टर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। आसान सा क्वेश्चन होता है वैसे तो, सुनेंगे ध्यान से। तीसरा होता है बच्चा घन घना घनानुपात। घनानुपात, घनानुपात बच्चे ये क्या होता है? इसी को कहा जाता है ट्रिप्लीकेट रेशो। इसी को क्या कहा जाता है? ट्रिप्लीकेट रेशो कहा जाता है। और चौथा जो होता है बच्चे, चौथा जो होता है वो होता है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, इसे ही कहा जाता है बच्चे सब ट्रिप्लीकेट रेशो। इसे ही क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर्व ट्रिप्लीकेट रेशो, इसे ही बोला जाता है। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्चुअल में ये होते क्या है। वर्गानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात क्या होता है, ये इंग्लिश आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, प्रियांशु शर्मा सर आप बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। बच्चा मैं तुम्हारे कमेंट ही पढ़ता रहूं बस, ना पढ़ाऊं आगे? बताओ आप, कैसे पॉसिबल है? 600 लोग मौजूद हैं, 600 लोगों के कमेंट पढ़ना, 600 लोगों की दिक्कत देखना कैसे पॉसिबल है?
आप ही बताओ, थोड़ा सा मेरी जगह खुद को खड़ा करके देखो और जब सोचना कि क्या इतना पॉसिबल है, जितना मैं कमेंट पढ़ता हूं इतना कोई और कमेंट पढ़ता है आप लोगों के। चलो बात को समझेंगे। ये चार टर्म हम लोगों को पढ़नी है। अब होती क्या है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा बच्चे 2/5, एक रेशो मैंने आप लोगों के सामने लिखा 2/5, और मैंने आप लोगों से पूछा जी इनका वर्गानुपात क्या होगा। तो आपको नाम से कंफर्म हो रहा होगा, इंग्लिश के नाम से तो कंफर्म नहीं होगा, हिंदी के नाम से जरूर कंफर्म हो जाएगा। वर्गानुपात यानी दिए गए अनुपात का हमें वर्ग करना होगा। दिए गए अनुपात का हमें वर्ग करना होगा, यानी जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। कभी भी आपसे 2/5 का वर्गानुपात पूछा जाए तो आप जवाब देंगे वो 4/25 हो जाएगा। कभी भी 2/5 का आपसे वर्गानुपात पूछा जाए तो आप कहेंगे वो 4/25 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात आती है वर्गमूलानुपात होता है। अगर आपके सामने एक टर्म दी हुई है 16/25 दी हुई है, 16/25 दी हुई है और आपसे पूछा इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो नाम से कंफर्म हो रहा है कि इसका वर्गमूल हमें निकालना होगा। जो ये रेशो हम लोगों को दिया हुआ है इसका वर्गमूल हम लोगों को निकालना होगा। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यदि इस वाले रेशो का आपसे वर्गमूलानुपात पूछा जाता है तो वो ये हो जाएगा, और इस वाले रेशो का आपसे वर्गानुपात पूछा जाता है तो वो ये हो जाएगा। नाम से देख लेना, अगर वर्गानुपात है तो डुप्लीकेट रेशो लगा होगा, और अगर वर्गमूलानुपात है तो सब डुप्लीकेट रेशो लगा होगा। अगर घनानुपात है तो बच्चे ट्रिप्लीकेट रेशो लगा होगा, और अगर घनमूलानुपात है तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो लगा होगा। ठीक उसी तरह घनानुपात होता है। अगर आपके सामने कह दे कि 3/4 का ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो यानी घनानुपात निकालो, तो इसका केवल घन करना होगा। 3 का घन करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 27 आएगा, और 4 का घन करोगे तो कितना आएगा, तो आप कह देंगे 64 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर घनमूलानुपात की बात होती है तो मैं आपके सामने एक चीज लिख देता हूं। मैंने 27/64 लिख दिया और मैंने आपसे पूछा इसका घनमूलानुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे 27 का घनमूल 3 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है। क्या चारों बातें आप लोगों की क्लियर है? क्या चारों बातें आप लोगों की क्लियर हैं? दिए गए रेशो का अगर वर्ग करने को कहता है तो वो वर्गानुपात बोलेगा। दिए गए रेशो का अगर आपसे वर्गमूल निकालने के लिए कहता है तो वो वर्गमूलानुपात बोलेगा। दिए गए रेशो का आप लोगों से घन करने के लिए कहता है तो वो घनानुपात बोलेगा। और दिए गए रेशो का अगर आपसे घनमूल निकालने के लिए कहता है तो वो घनमूलानुपात कहेगा। और इंग्लिश में बच्चा इन टर्म्स का वो यूज कर रहा होगा। बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत हो तो? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थर्ड वाले का समझ नहीं आया। थर्ड वाला घनानुपात बस केवल घन करना है। घन का मतलब क्या होता है? केवल क्यूब करना है, दिए गए रेशो का क्यूब करना है। अगर इसका क्यूब करोगे तो 27/64 ही तो आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर अब बच्चे हम लोग थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ये रेशो की टर्म्स थी, हम लोग थोड़ी सी प्रिपोर्शन की बात कर लेते हैं। हम लोग थोड़ी सी प्रिपोर्शन की बात कर लेते हैं बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यानी समानुपात की बात कर लेते हैं। समानुपात के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया है वो ये बताया है कि जैसे रेशो के अंदर दो क्वांटिटी में आपस में तुलना होती थी, ठीक उसी तरह दो रेशो में अगर तुलना का कोई काम करेगा तो वो समानुपात करेगा। ये करेगा बच्चा। समानुपात दो रेशो की तुलना का काम करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो रेशो हैं ए और बी, और ये दो रेशो हैं एक सी और डी, तो इन दोनों में तुलना का काम कौन करेगा? इन दोनों में तुलना का काम जो है बच्चे समानुपात करेगा। यही होता है समानुपात का साइन। दो बिंदी इधर दो बिंदी इधर, इसी को कहा जाता है बच्चे समानुपात। कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बात को समझना, बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। इसके अंदर कुछ वर्ड यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा। वो आपसे पूछ सकता है प्रथमानुपात क्या होता है, वो आपसे पूछ सकता है प्रथमानुपात क्या होता है, जिसे कहा जाता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चे, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। दूसरा वो आपसे यहीं से पूछ सकता है कि मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात क्या होगा।
इसे इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे वो मीन प्रोपोर्शनल आप लोगों से पूछ रहा होता है, मीन प्रोपोर्शनल आप लोगों से पूछ रहा होता है, ठीक है। और तीसरा वो आपसे यहीं से पूछ सकता है तो कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा। तो बच्चे वो आपसे किस बारे में जानकारी जानना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस वाले समानुपात में थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। और लास्ट आप लोगों से पूछना चाह रहा है वो चतुर्थ अनुपात क्या होगा, लास्ट वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल वो आपसे पूछना चाहता है। कौन सा प्रोपोर्शनल पूछना चाहता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल वो आपसे पूछना चाहता है। बच्चा क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया, और हर लेवल के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन रहा होता है। देखो बात को समझना थोड़ी सी ध्यान से। मैंने आपके पास रेशो के कुछ टर्म्स पढ़ाई जिसमें वर्गानुपात था, वर्गमूलानुपात था, घनानुपात था, घनमूलानुपात था, वो थी रेशो की टर्म। लेकिन अगर समानुपात की टर्म की बात करूं तो ये चार टर्म हम लोगों को पढ़नी है। पहली प्रथमानुपात पढ़नी है, दूसरी बच्चा मध्यानुपात पढ़नी है, तीसरी तृतीयानुपात पढ़नी है, चौथी बच्चा चतुर्थ अनुपात पढ़नी है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत आराम से मेरी बात को समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत आसान सी चीज है, दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने संख्या लिख दी ए, पी और सी, ये तीन संख्या लिख दी मैंने आपके सामने, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पहला प्रोपोर्शनल बताओ, पहला प्रोपोर्शनल यानी प्रथमानुपात क्या होगा, यानी मैं इस वाले पहले के बारे में जानना चाह रहा हूं। अगर मैं कभी भी मुझसे प्रथमानुपात पूछा जाए, प्रथमा से आपको समझ में आ रहा होगा प्रथम की बात कर रहा है, और जब भी प्रथम की बात करे तो पहले दो की गुणा कर देना, प्रथम में प्रथम दो की गुणा कर देना और तीसरे से भाग कर देना, यही होता है प्रथमानुपात। यही होता है बच्चा प्रथमानुपात। पहले दो की गुणा करके तीसरे से भाग कर दोगे तो प्रथमानुपात आप लोगों के सामने आ जाएगा। उसने कहा कि 2, 3, 4 का प्रथमानुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे पहले दो की गुणा कर दो और तीसरे से भाग कर दो, तो प्रथमानुपात जो निकल के आ जाएगा वो 3/2 निकल के आ जाएगा, 3/2 निकल के आ जाएगा बच्चे प्रथमानुपात। तो जब भी आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा जाता है, जब भी आपसे प्रथमानुपात पूछा जाता है, तो प्रथमानुपात में हमेशा वो आपको 3 वैल्यू देगा। उन 3 वैल्यूज में पहले दो की गुणा करके और बाद के से भाग कर देना, वही प्रथमानुपात होता है। ठीक है। ठीक उसी तरह बच्चे चतुर्थ अनुपात की बात करूं तो यहां भी वो आपको 3 वैल्यूज देगा, यहां भी वो आपको 3 वैल्यूज देगा, और चौथी वैल्यूज के बारे में वो आपसे जानकारी मांग रहा होगा। जब प्रथमा की बात हुई थी तो पहली वैल्यू के बारे में जानकारी मांगी थी, जब चतुर्थ की बात होगी तो वो बच्चे लास्ट की वैल्यू के बारे में आपसे जानकारी मांग रहा होगा। अगर लास्ट की वैल्यूज के बारे में जानकारी मांग रहा है तो लास्ट के दो की गुणा करके पहले से भाग कर देना, यही होता है बच्चे चतुर्थानुपात। अगर प्रथमा निकालना है तो पहले दो की गुणा बाद के से भाग, और अगर लास्ट का निकालना है तो लास्ट के दो की गुणा पहले से भाग, यही होता है बच्चा इसका चतुर्थानुपात। 4 वैल्यू नहीं देगा हिमांशु सिंह, 4 वैल्यू देगा तो पूछेगा क्या, 4 वैल्यू देगा तो पूछेगा क्या। वो चतुर्थ अनुपात नहीं पूछ सकता, ना वो प्रथमानुपात पूछ सकता है, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। जो चीज पहले से फिक्स है बच्चा उसको फिक्स ही रहने दो, उसमें अपनी बुद्धि मत चलाओ। ठीक है। यहां 3 वैल्यूज देगा, पहली पूछेगा, यहां 3 वैल्यूज देगा, चौथी पूछेगा। सर स्टैटिक्स पार्ट 2 और ज्योमेट्री पार्ट 2 कब होगा, क्वेश्चन फंस रहा है, प्लीज रिप्लाई। बच्चा जब टाइम मिलेगा तब करा दूंगा, पेपर से पहले करा दूंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा तब करा दूंगा, है ना। अगर इसी बात को पूछने के लिए आए हो तो उसका जवाब मैं दे चुका हूं, और अगर दिल्ली पुलिस का बैच करने आए हो, ये टॉपिक करने आए हो, तो आपको पढ़ना चाहिए था। ठीक है। फैन ऑफ कर देना, माइक से साउंड आ रही है। सर स्टेटिक्स पार्ट 2, हाँ सर वैकेंसी की कुछ अपडेट है आपके पास, कोई अपडेट नहीं है। पहला प्रोपोर्शनल मैं आपको बता चुका हूं, चतुर्थ अनुपात मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं बच्चा
अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शनल के बारे में और तृतीयानुपात के बारे में बात करते हैं। बच्चे जब भी इन दोनों की वैल्यू की बात होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं मीन प्रोपोर्शनल की बात करता हूं, अगर मैं मीन प्रोपोर्शनल की बात करता हूं, यानी कि मैं प्रोपोर्शनल की बात करता हूं, यानी कि मैं मध्यानुपात की बात करता हूं, तो बच्चा मध्यानुपात में क्या होता है, बात को थोड़ी ध्यान से समझना। हमेशा दो वैल्यूज आप लोगों को दी जाएंगी, हमेशा दो वैल्यूज आप लोगों को दी जाएंगी और आपसे इसका मध्यानुपात पूछा जाएगा। आपसे इसका क्या पूछा जाएगा, आपसे इसका मध्यानुपात पूछा जाएगा। तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं बच्चा, दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, यही इसका मध्यानुपात हो जाएगा, यही इसका बच्चे मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, वही और किसी बच्चे को भी दिक्कत है वॉइस में, एक बार बताएंगे बच्चे। वॉइस ठीक है, आप अपना चेक कर लो एक बार, अपने चेक कर लो एक बार वॉइस। ठीक है, चलो मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, तो मीन प्रोपोर्शनल में वो हमेशा आपको दो वैल्यूज देगा और आपसे उसका मध्यानुपात पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि दोनों की गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है बच्चे, लास्ट में आप लोगों के सामने लिख रहा हूं थर्ड प्रोपोर्शनल, लास्ट में आप लोगों के सामने लिख रहा हूं थर्ड प्रोपोर्शनल। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बता के हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों के सामने है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। तृतीय अनुपात की बात करता हूं, तो तृतीय अनुपात को भी बच्चा वो हमेशा दो वैल्यूज देगा। तृतीय अनुपात जब पूछेगा हमेशा आपको दो वैल्यूज देगा और आपको क्या करना है, बाद की संख्या का वर्ग करके पहले से भाग कर देना है, यही इसका तृतीय अनुपात होता है, यही इसका तृतीय अनुपात होता है। तो यहां तक चीजें आप लोगों के समझ में आई हैं या नहीं, फिर मैं एक बार चीजें रिकॉल कराता हूं, ध्यान से सुनना। 2 मिनट में बच्चा रिकॉल करा दूंगा सारी चीजें, एक बार ध्यान से आप लोग समझेंगे। मैंने कहा कि आज हम लोगों का चैप्टर जो था वो रेशो एंड प्रोपोर्शन था, अनुपात और समानुपात था। जब भी दो क्वांटिटी में तुलना होती है तो वो रेशो का काम होता है, यानी रेशो जो करता है वो दो क्वांटिटी में तुलना का काम करता है। जब भी दो रेशो में तुलना होगी तो वो समानुपात का काम होगा, यानी प्रोपोर्शन का काम होगा। तो समानुपात को लिखने का तरीका ये होता है, पहला रेशो ये रहा, दूसरा रेशो ये रहा, और बीच में अगर ये वाला साइन लगा हुआ है तो समझ जाना ये समानुपात का साइन लगा हुआ है। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा है कि रेशो जो होता है कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, केवल और केवल कंपैरिजन करता है। अगर मैं कहूं ए और बी की आय 2/3 है, तो यहां से केवल इतना आप लोगों को पता चलेगा कि बी की आय जो है वो ए की आय की 1.5 गुनी है, बाकी एग्जैक्ट आय आप लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चा। फिर दो वर्ड और यूज किए थे मैंने, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज किया था, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज किया था। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े और एक चीज के घटने से दूसरी चीज भी घटे, मतलब सेम इफेक्ट जो है वो दूसरी क्वांटिटी पर भी पड़े, तो ऐसे रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी घट रही है और एक चीज के घटने से दूसरी बढ़ रही है, तो उल्टे रिलेशन को ही हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर रेशो की कुछ टर्म हम लोगों ने पढ़ी थी। रेशो में मैंने 4 टर्म के बारे में आप लोगों को बताया था। एक तो वर्गानुपात के बारे में बताया था, एक वर्गमूलानुपात के बारे में बताया था, एक घनानुपात के बारे में बताया था और एक घनमूलानुपात के बारे में बताया था। ठीक है, वर्गानुपात का मतलब है दिए गए रेशो का वर्ग कर दो तो वर्गमूलानुपात आप लोगों को मिल जाएगा। वर्गमूलानुपात का मतलब है दिए गए रेशो का अगर आप वर्गमूल निकाल दोगे तो वर्गमूलानुपात आप लोगों को मिल जाएगा। घनानुपात का मतलब है दिए गए रेशो का घन कर दो तो घनानुपात आप लोगों को मिल जाएगा। और घनमूलानुपात का मतलब है दिए गए रेशो का अगर घनमूल निकाल दोगे तो घनमूलानुपात आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि 4 टर्म हमें प्रोपोर्शन की ओर पढ़नी है।
4 टर्म हमें प्रिपोर्शन की ओर पढ़नी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथमानुपात हम लोगों को पढ़ना है, मध्यानुपात हम लोगों को पढ़ना है, तृतीयानुपात हम लोगों को पढ़ना है और चतुर्थानुपात हम लोगों को पढ़ना है। जब भी प्रथमानुपात की बात होगी तो बच्चा वो हमेशा 3 वैल्यूज देगा, पहली वैल्यूज पूछेगा। जब पहली वैल्यूज पूछता है तो पहले 2 की गुणा तीसरे से भाग कर देना। जब भी चतुर्थानुपात पूछे, लास्ट की वैल्यू पूछे, तो लास्ट के 2 की गुणा पहले से भाग कर देना। ये प्रथमा और चतुर्थ निकालने का तरीका आप लोगों के सामने है। अगर मध्यानुपात पूछेगा या तृतीयानुपात पूछेगा तो हमेशा 2 वैल्यूज देगा। मध्यानुपात निकालने के लिए दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, वो उसका मध्यानुपात होता है। और तृतीयानुपात निकालने के लिए दूसरे का वर्ग करके पहले से भाग कर देना, ये इसका तृतीयानुपात होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई? बस अगर आ गई है तो एक बार बता देंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद बच्चे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल रहे होंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल रहे होंगे। अगर चीजें समझ में आ चुकी है तो बच्चे थम्स अप करेंगे। एक बार चीजें समझ में आ चुकी हैं तो थम्स अप करेंगे, और जिन लोगों ने लाइक की तरफ देखा तक नहीं है वो एक बार बच्चे लाइक की तरफ अपनी सरसरी निगाहों से देखेंगे और उस बटन को दबाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दब पा रहा है आप लोगों से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, काबिल तारीफ। ठीक है भाई, अब देखो बच्चे रेशो कैसे निकाला जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, हर जगह उसका यूज होता है, बात को थोड़ी समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने आप लोगों से कहा ए और बी का जो रेशो आप लोगों को दिया हुआ है वो 2/3 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। आगे एक रेशो और आप लोगों को दे दिया कि बी अपॉन सी का जो रेशो दिया हुआ है वो 4/7 दिया हुआ है। ये 2 रेशो आप लोगों के सामने दे दिए। वो आपसे क्या पूछ रहा होता है? वो आपसे ये पूछ रहा होता है कि एबीसी का रेशो क्या होगा। एबीसी का बच्चे रेशो क्या होगा? तो आपके पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक होंगी। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कि कैसे हम लोग अनुपात निकालें, मात्र 2 सेकंड में कैसे हम लोग निकालें। तो आप लोग भी उन्हें अच्छे से जानते हो, लेकिन बच्चा एक ही मेथड है और उसी मेथड से हम लोग उस पर काम कर रहे होंगे। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसे निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको दिया हुआ है ए अपॉन बी 2/3 है और बी अपॉन सी 4/7 है। पहला तो तरीका ये कहता है कि आप कॉमन पार्ट को देख लो। बच्चे 2 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन दूसरा तरीका वहां थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर देता है जब रेशो जो है वो 2 से ज्यादा दिए। ठीक है, समझना। अगर 2 रेशो दिए हुए हैं तो दूसरा तरीका, पहला तरीका बेस्ट है। यहां बी जो है वो कॉमन है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। क्या बी की जो वैल्यू है वो सेम है? आप कहेंगे बी की वैल्यू तो सेम नहीं है, बी की वैल्यू तो डिफरेंट है। अगर बी की वैल्यू डिफरेंट है तो बी की वैल्यू को सबसे पहले सेम करो, क्योंकि बी दोनों जगह सेम है तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए थी। यहां 4 की गुणा कर दी, यहां बच्चे 3 की गुणा कर दी, यहां 4 की गुणा, यहां 3 की गुणा। ठीक है, रेशो ये कहता है अगर किसी एक एलिमेंट के साथ कुछ छेड़खानी की तो दूसरे एलिमेंट के साथ वही छेड़खानी करनी पड़ेगी, नहीं तो रेशो चेंज हो जाएगा। तो अगर यहां पे 4 की गुणा की है तो ऊपर भी 4 की गुणा करनी पड़ेगी इस रेशो को सेम करने के लिए। अगर यहां 3 की गुणा करी है तो यहां भी 3 की गुणा करनी होगी इस रेशो को सेम करने के लिए। यानी यहां बी की वैल्यू 12 थी तो यहां भी बी की वैल्यू 12 है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो चुका है। अगर मुझसे ए बी और सी का रेशो पूछा जाता है तो ए की वैल्यू कितनी है? 8 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी है? 12 हो जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी है बच्चा? 21 हो जाएगी। यानी एबीसी का रेशो कितना निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे बच्चा, आप कहेंगे एबीसी का रेशो जो है वो 8, 12, 21 निकल के आ जाएगा। चला देना, 8, 12, 21 निकल के आ जाएगा। इस बात में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात करते हैं, वो दूसरा तरीका कौन सा है जो हर जगह आप लोगों का लग रहा होगा? तो इसी मेथड को बच्चा, एक दूसरे मेथड को देखेंगे इसी क्वेश्चन पे। आपको दिया हुआ है कि a अपॉन बी जो दिया हुआ है वो 2/3 दिया हुआ है और b अपॉन सी जो दिया हुआ है वो 4/7 दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनना, आपसे पूछा क्या गया है?
आपसे पूछा गया है बच्चा कि एबीसी का रेशो बताओ, तो आप यहां ए, यहां बी और यहां सी लिख लो। एबीसी का रेशो निकालना है ना, तो बात को थोड़ी सी गौर से समझना। ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 2-3 दिया हुआ है। बी और सी का रेशो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 4-7 दिया हुआ है। भाई बी सी का रेशो 4-7, ये जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई। बच्चा ये जगह जो भरनी होती है, ये पड़ोसी से भर दो। इसका पड़ोसी कौन 3 है, तो इसको 3 से भर दो। इसका पड़ोसी कौन 4 है, तो इसको 4 से भर दो। क्या सारी जगह भरी जा चुकी हैं? अगर सारी जगह भरी जा चुकी हैं तो इनकी गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 7 तिया बच्चे 21 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? यानी करेक्ट जवाब जो हो जाएगा एबीसी का जो रेशो हो जाएगा वो 8, 12, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 8, 12, 21 हो जाएगा। ये बात आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपके सामने 3 रेशो लिख दूं, मैंने आप लोगों से कहा, ध्यान से सुनेंगे, मैंने आप लोगों से कहा बच्चे ए अपॉन बी जो है वो 2/5 दिया हुआ है, बी अपॉन सी जो है वो 3/4 दिया हुआ है, और सी अपॉन डी जो है वो 1/6 दिया हुआ है। तो एबीसीडी का रेशो क्या होगा? वो आपसे पूछ सकता है कि एबीसीडी का रेशो क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? बच्चा वही तरीका हम लोगों को फॉलो करना है। पहले तरीकों को फॉलो करने मत लग जाना, फिर वैल्यूज को इक्वल करते घूमोगे, एक को इक्वल करोगे दूसरी बिगड़ जाएगी, दूसरी को इक्वल करोगे पहली बिगड़ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, हमने क्या किया, हमें एबीसीडी निकालनी है, एबीसीडी का रेशो निकालना है, हमने एबीसीडी लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी का रेशो कितना है, तो आप कहेंगे 2-5 दिया हुआ है, 2-5 लिख दिया। बी और सी का रेशो कितना है, आपने 3-4 लिख दिया। और सी और डी का रेशो कितना है, आपने 1-6 लिख दिया। यानी ऊपर वाली लाइन में ये 2 जगह खाली थी, नीचे वाली लाइन में ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, और सबसे नीचे वाली लाइन में ये 2 जगह खाली है। क्या यही सारी जगह खाली थी? अब इनको पड़ोसी से भरना है, तो पड़ोसी कौन है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर मैं इसे देखूं तो बच्चा इसका पड़ोसी 5 है और इसका पड़ोसी 5 है, तो इसको 5 से भर दो। इसका पड़ोसी कौन 4 दिया हुआ है, इसका पड़ोसी कौन 3 दिया हुआ है, और इसका पड़ोसी 1 है, इसका भी पड़ोसी 1 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं यहां गुणा करता हूं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां गुणा करता हूं तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 चौक 20 एकम, यहां कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 चौक 20 छिक्का, यहां कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर मैं आपसे चारों का रेशो पूछता हूं तो क्या आप चारों का रेशो बता रहे होंगे? 6, 15, 20 और 120 जो होगा बच्चे वो चारों का रेशो होगा, वो चारों का रेशो होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब क्या हो जाएगा? 6, 15, 20 और 120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस बात में किसी को दिक्कत, समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। यानी एबीसी का भी रेशो पूछा जाए, एबीसीडी का रेशो पूछा जाए तो आप इजिली निकाल सकते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहीं पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन रहा होता है बच्चा, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को आप लोगों की आंखों के सामने से निकाल दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, a/3 दिया हुआ है, बराबर b/4 दिया हुआ है, बराबर c/7 दिया हुआ है, और आपसे एबीसी का रेशो पूछा है, आपसे किसका रेशो पूछा है, एबीसी का रेशो, और यहीं पे एक इसका बड़ा भाई के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, 2a बराबर किसके, 3b के, और बराबर 4c के है। तो बताओ एबीसी का रेशो क्या होगा? ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिए, इन दोनों क्वेश्चन के जवाब दे दो, और इन दोनों क्वेश्चन के जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चल रहे होंगे। पहले में मैंने कहा कि a/3 बराबर b/4 है, बराबर c/7 है, तो एबीसी का रेशो कितना होगा? दूसरे में मैंने कहा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो एबीसी का रेशो क्या होगा? मैं ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो बताएंगे एक बार कितना आप लोग जानते हैं? एक बार बच्चे बताएंगे कि कितना आप लोग जानते हैं। ठीक है, 3, 4, 7 पहले का, सेकंड का 6, 4, 3। ठीक है, बहुत बढ़िया।
गुरुजी आपके वाले तरीके से डी का अनुपात नहीं निकला, मेरे वाले तरीके से हर एक का अनुपात निकलेगा, डी का भी और ई का भी और एफ का भी और जेड का भी। मैं वो तरीका लाता ही नहीं जो कुछ चुनिंदाओं जगह लगे, मैं उन तरीकों पे भरोसा करता ही नहीं जो चुनिंदा जगह लगे, जहां में रटना पड़े कि ये बस इन जगह लगते हैं, जहां से क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं। तो जो तरीका बता दिया बच्चा वो तो हर जगह लगेगा, इस बात की गारंटी है, इस बात की बच्चा गारंटी। अब ध्यान से सुनना, जब भी आपको बटे में दी हुई हो और आपसे रेशो पूछा जाए तो सबसे पहले यह देखना कि ए का कोफिशिएंट कितना है। क्या ए के आगे कोई वैल्यू लिखी हुई है? तो आप कहेंगे जी ए के आगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी हुई। क्या बी के आगे कुछ वैल्यू लिखी हुई है? तो आप कहेंगे बी के आगे भी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। क्या सी के आगे कोई वैल्यू लिखी हुई है? तो आप कहेंगे सी के आगे भी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। अगर ए बी सी का कोफिशिएंट जो है वो 1 होता है तो ए के नीचे बच्चा ए की वैल्यू होती है, बी के नीचे बी की वैल्यू होती है और सी के नीचे सी की वैल्यू होती है। तो एबीसी का रेशो क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे एबीसी का रेशो 3 4 7 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फैन ऑफ कर दो, साउंड आ रही है। मानोगे नहीं? मानोगे नहीं भाई, कर दो तो फैन ऑफ, झेल लेंगे गर्मी इनके लिए तो। चलो कोई बात नहीं। मैंने पूछा भैया एबीसी का रेशो क्या होगा, तो आपने कहा ए का कोफिशिएंट यहां 1 है, बी का कोफिशिएंट यहां 1 है और सी का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट मतलब ए के आगे कुछ नहीं लगा होना चाहिए, बी का आगे कुछ नहीं लगा होना चाहिए और सी के आगे कुछ नहीं लगा होना चाहिए। जब इनके आगे कुछ नहीं लगा होता तो ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू। जवाब क्या हो जाएगा? 3 4 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर इनके आगे कुछ लगा दिख गया, इनके आगे कुछ लगा दिख गया तो फिर उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको क्या करना होगा? आपको इस 2 3 4 का एलसीएम लेना होगा। आपको 2 3 4 का एलसीएम लेना होगा। जब 2 3 4 का एलसीएम लोगे तो 4 तिया 12 इनका एलसीएम आ जाएगा। जब 12 एलसीएम आ जाएगा तो पूरे रेशो को आप क्या कर दो? 12 से बच्चा डिवाइड कर दो। पूरे रेशो को आप क्या कर दो? 12 से आप लोग डिवाइड कर दो। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 6 बार कट जाएगा। जब 3 से काटेंगे 3 से ये 4 बार कट जाएगा और जब 4 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा। जब ये कट जाएंगे तो क्या ए के आगे कुछ बचा? आप कहेंगे ए का कोफिशिएंट तो 1 है। क्या बी के आगे कुछ बचा? आप कहेंगे बी का कोफिशिएंट तो 1 है। क्या सी के आगे कुछ बचा? सी का कोफिशिएंट तो 1 है। तो जब कोफिशिएंट 1 होता है तो ए के नीचे ए की वैल्यू होती है, बी के नीचे बी की वैल्यू होती है और सी के नीचे बच्चा सी की वैल्यू होती है। क्वेश्चन इस रूप में है तो आंसर 3 4 7 आएगा और क्वेश्चन बच्चा यहां इस रूप में है तो आंसर 6 4 3 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे आ रही है तो कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी देर की बात है, 15-20 मिनट की बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द कोई कष्ट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ाई करो, तुम छोड़ो ना। अगर थोड़ी देर नहीं चलेगा तो कोई समस्या नहीं आ रही, मर थोड़ी ना जाऊंगा उसमें गर्मी में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक बार बच्चा थम्स अप करेंगे कि हाँ क्वेश्चन की तरफ चलो और हम लोग तैयार हैं। क्वेश्चन की तरफ चलो, हाँ हम लोग तैयार हैं। बच्चा एक बार थम्स अप करेंगे कि क्वेश्चन की तरफ चलो और हम लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों का सपोर्ट जो है वो काबिले तारीफ, काबिले तारीफ बच्चे, एकदम बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। कमेंट पे ध्यान ना दे के आंसर पे ध्यान दो बच्चा और चुटकियों में इसका आंसर निकालो कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चुटकियों में इसका आंसर निकालेंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यदि ए और बी का अनुपात 1-2 दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात 4-3 दिया हुआ है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा? तो बच्चा क्या हो जाएगा? पहले ए बी और सी मैं यहां लिख लेता हूं। ए और बी का अनुपात कितना है? 1-2 दिया हुआ है। बी और सी का अनुपात कितना है? 4-3 दिया हुआ है। पड़ोसी कौन? 2।
पड़ोसी कौन 4 हो जाएगा। रेशो निकाल दो, 4 एकम कितना होगा 4 होगा, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, 3 दूनी कितना होगा बच्चे 6 हो जाएगा। क्या एबीसी का रेशो 4 8 6 हो जाएगा। उसने कहा है भाई साहब एबीसी का रेशो नहीं चाहिए, मुझे तो ए और सी का रेशो चाहिए। तो ए कितना है 4 दिया हुआ है और सी कितना है बच्चे 6 दिया हुआ है, तो रेशो कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। रेशो कितना हो जाएगा बच्चा 2 3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को दिक्कत समस्या कोई दुख दर्द कोई कष्ट हो तो बता दो। बहुत बढ़िया, 2 3 एकदम लाजवाब आंसर आप लोगों का। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। आज की क्लास केवल और केवल बेसिक के नाम कर दी, अगली 4 क्लास जो होंगी बच्चा वो बहुत बेहतरीन क्लास आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ए बी का रेशो 2 3 दिया हुआ है, बी सी का रेशो 6 7 दिया हुआ है, तो एबीसी का रेशो आप लोगों से पूछा है। एबीसी का रेशो आप लोगों से पूछा है तो आप लोग समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ए बी का रेशो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 2 3 दिया हुआ है। बीसी का रेशो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 6 7 दिया हुआ है। पड़ोसी कौन, पड़ोसी 3 है। पड़ोसी कौन, पड़ोसी तो 6 है, तो निकाल दो रेशो। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 तिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन आप समझो कि अभी इसमें से भी कॉमन आ सकता है, अभी इसमें से भी कॉमन आ सकता है। जब मैं काटूंगा तो 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 चौक 12 होंगे। जब मैं काटूंगा तो 3 छिंग 18 होंगे, और जब मैं इसे काटूंगा तो 3 सत्ते 21 होंगे। अब ये नहीं कटेगा तो रेशो जो कहलाएगा वो 4 6 7 कहलाएगा। यानी रेशो जो कहलाएगा बच्चे क्या कहलाएगा, तो जवाब होगा कि रेशो जो है वो 4 6 7 कहलाएगा। कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या हम लोगों को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, एक बार बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब 3a जो है वो 4b के बराबर है। कोई बात नहीं, अगर मैं a अपॉन b यहां से निकालना चाहूं तो ये 4/3 हो जाएगा या नहीं, बस इतना बता दो। b जो है गुणा में है भाग में आएगा, 3 गुणा में है उधर भाग में जाएगा, तो a अपॉन b जो है वो 4/3 हो जाएगा। पहला पार्ट तो यहां हो चुका है। दूसरा उसने कहा है 5b की वैल्यू जो है वो 6c के बराबर है। तो आपने क्या किया, यहां से अगर मैं b अपॉन सी आप लोगों से पूछूं तो क्या आप 6/5 बताओगे या नहीं। भाई c गुणा में है इधर आके भाग में, 5 गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा। फिर वही कहानी एबीसी का रेशो लिख लो, आपको एबीसी का रेशो ही तो चाहिए। ए और बी का रेशो कितना दिया है 4 3 दिया है, बी और सी का रेशो कितना दिया है 6 5 दिया है। पड़ोसी कौन, पड़ोसी 3, पड़ोसी कौन, पड़ोसी 6। 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 तिया कितना 18, 5 तिया कितना 15, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 3 पंजे 15 होगा। जवाब क्या हो जाएगा 8 6 5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा बच्चे आपके सामने अगला क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो शायद ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आपको समझा चुका हूं, अभी जो समझा के आया हूं। क्या ए की गुणा 1 में होगी तो ये a/2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या b की गुणा 1 में होगी तो या ये b/3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या c की गुणा 1 में होगी तो क्या ये c/7 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और आपसे पूछा क्या है, आपसे एबीसी का रेशो पूछा है। मैंने कहा होगा कि बच्चे जब भी चीजें आप लोगों को भिन्न में दी गई हो तो ए बी सी का कोफिशिएंट देख लेना, वो 1 होना चाहिए। जब कुछ ना लिखा हो तो वो 1 ही होता है।
तो ए के नीचे बच्चा ए की वैल्यू होगी, बी के नीचे बी की वैल्यू होगी और सी के नीचे सी की वैल्यू होगी। तो जवाब क्या हो जाएगा? 2 3 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 3 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले बेस आप लोगों का तैयार कर रहा हूं क्योंकि यही चीज जो है क्वेश्चन में यूज होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यही चीज, शुरुआत की चीज यूज हो रही होगी। तो इस चीज पर आप लोग अपनी कमांड जितनी बेहतरीन बना लेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर पे उतनी बेहतरीन कमांड आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, आज पड़ोसी की ज्यादा खींचातानी पड़ी है गुरुजी, अभी तो बहुत खिंचाई होगी। ये रहा बच्चा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बात को थोड़ी ध्यान से समझना। उसने कहा है कि x अपॉन वाई जो है वो 3/4 दिया हुआ है। अगर एक रेशो देने के बाद आपसे दूसरा भी रेशो ही पूछे तो आप x की जगह 3 रख सकते हैं और y की जगह 4 रख सकते हैं। मेरी बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। अगर एक रेशो देने के बाद दूसरा भी आपसे रेशो पूछे तो आप x की जगह 3 रख सकते हैं, y की जगह 4 रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। लेकिन हम रख क्यों रहे हैं जब ऐसा नहीं है? क्योंकि दूसरी तरफ भी रेशो निकालना है और रेशो में ये वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएंगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो रख दो बच्चा x की जगह 3, y की जगह 4। x की जगह 3 17 तिया 51, y की जगह 4 तिया 12 हो जाएगा। x की जगह 3 17 तिया 51, y की जगह 4 तिया 12। 51 और 12 63 हो जाएगा और 51 में से 12 जाएंगे 39। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या जवाब जो है वो 21/13 हो जाएगा? यानी करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो 21/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा बच्चे इसका बिल्कुल सही जवाब? तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा छठा क्वेश्चन। क्या वैल्यू हम लोगों को रखनी चाहिए? एक बार बच्चा मुझे बस ये बता दो, क्या वैल्यू हम लोगों को रखनी चाहिए? अगर रखनी चाहिए तो रखने के बाद आंसर कितना आएगा? फटाक से आप लोग मुझे बताएंगे। क्या हम लोगों को वैल्यू रखनी चाहिए? और रखनी चाहिए तो बच्चा आंसर कितना आएगा वो आप लोग मुझे फटाफट बता रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार देखेंगे बच्चा, x अपॉन वाई रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और दूसरी तरफ भी रेशो ही आप लोगों से पूछा है, तो आप कह सकते हैं कि वैल्यू रख सकते हैं। समझेंगे, x की जगह 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस y की जगह 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 हो जाएगा, अपॉन में x की जगह 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएगा। 18 और 12 30 होता है, 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा। जवाब क्या हो जाएगा? 30/19 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने। एक बार बच्चा मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। लाइक के आंकड़े को एक ही बार में, एक ही झटके में 900 के पार फेंक दो। लाइक की संख्या को एक ही बार में बच्चा 900 के पार फेंक दो। इतना तो भरोसा आप लोगों पे कर सकता हूं, ये ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए छुटका मुट के तरीके से। एक ही बार में बच्चा 900 के पार फेंक दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा बच्चे इसका बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। ए का 1/3, का मतलब होता है बच्चे गुणा, ए का 1/3 ऐसे ही लिखा जाएगा। बी का 0.8 है, बी का 0.8 है, बी का 0.8 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0। 2 चौक 8 होगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी बी के 4/5 के बराबर है। और सी का 50% है, सी का 50% यानी 50/100, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना।
यहां से मैं कह सकता हूं ये a/3 लिखा हुआ है, यहां से मैं कह सकता हूं ये 4b/5 लिखा हुआ है, यहां से मैं कह सकता हूं कि ये c/2 लिखा हुआ है। जब भिन्नों के रूप में लिखा हो तो आपको करना क्या है, आपको ए बी सी का कोफिशिएंट 1 करना है। क्या ए के आगे कुछ लिखा है, आप कहोगे नहीं लिखा है। क्या बी के आगे कुछ लिखा है, आप कहोगे 4 लिखा है। क्या सी के आगे कुछ लिखा है, आप कहोगे नहीं लिखा है। तो इस 4 को हटाने के लिए पूरे रेशो में 4 की गुणा कर दो। पूरे रेशो में 4 की गुणा कर दोगे तो यहां से ये 4 से 4 कट जाएगा, कटेगा या नहीं। तो ए के नीचे कितनी वैल्यू 12 आ जाएगी, बी के नीचे कितनी वैल्यू 5 आ जाएगी, और सी के नीचे बच्चा कितनी वैल्यू ये 8 आ जाएगी। तो एबीसी का रेशो कितना निकल के आ जाएगा, आप लोग कहोगे 12, 5, 8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हमें कुल मिला के जब भिन्नों के रूप में दिया होगा तो एबीसी का कोफिशिएंट जो है वो 1 देखना है। 1 है तो बहुत अच्छी बात, उसके नीचे जो वैल्यूज होंगी वो एबीसी की वैल्यूज होंगी। लेकिन अगर 1 नहीं है तो उस 1 को बनाना पड़ेगा। केवल 4 को हटाना था तो पूरे रेशो को ही मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर तीनों के आगे कुछ ना कुछ लगा होता तो तीनों के एलसीएम से मैं पूरे रेशो को डिवाइड कर रहा होता, जिससे ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या पूरी पूरी कट जाती। बात समझ में आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप करेंगे, हाँ जी बात समझ में आ रही है। और जब तक आप क्लास छोड़ोगे 1-2 मिनट बाद तक, तब तक हम लाइक की संख्या 1000 के पार फेंक देंगे, 1000 के पार फेंक देंगे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। एक बार मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बार मुझे बताएंगे बच्चा कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। एक बार आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एबीसी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, एबीसी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी 5, 6 और 7 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे पूछा है A/B रेशो B/C रेशो C/A कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चा क्या होता है इसका मतलब। अच्छा एक बात मुझे बता दो, A/B रेशो का मतलब गुणा में उल्टा कर देना, ये C/B हो जाएगा। यहां पे गुणा में उल्टा कर देना, ये A/C हो जाएगा। तो क्या C से C कट जाएगा, क्या C से C कट जाएगा। यहां जो निकल के आएगा वो A²/B² निकल के आ जाएगा। A², अच्छा तीनों का पूछा है, अच्छा 3 का रेशो पूछा है। चलो तीनों का रेशो निकाल देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 6 है, और सी की वैल्यू 7 है। A/B का मतलब क्या है, A/B यानी 5/6 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे बच्चा, यहां से देखेंगे B/C, B/C का मतलब 6/7 हो जाएगा। और C/A का मतलब क्या है, C/A 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। होगा या नहीं, बात को समझना बच्चा। हमें क्या करना है, हमें इनको हटाना है। तो 7, 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है भाई, ये भिन्नों को हटाना है ना, हमें 7, 6, 5 को हटाना है ना। तो 6, 7, 5 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 7 पंजे 35 होगा। और 35 छिक्का कितने होते हैं, 210 होते हैं। 35 छिक्का 210 होते हैं। 210 की गुणा यहां कर दो, 210 की गुणा बच्चे गुणा कर लेते हैं। देखो मैं बता देता हूं, दूर दूर लिख लो थोड़ा सा। A/B कितना है 5/6, इसके बीच में थोड़ा सा गैप दे दो। B/C कितना है, तो आप कहेंगे 6/7 है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप दे दो। और C/A कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। कभी भी भिन्नों के रूप में अगर रेशो बन जाता है तो इनको हटाने हटेंगी कैसे, अगर मैं इनको हटाना चाहता हूं तो इन तीनों का एलसीएम से गुणा कर दो। 210 आ जाएगा, 210 की गुणा यहां कर दो, 210 की गुणा यहां कर दो, और 210 की गुणा बच्चे यहां कर दो। कर दिया आपने गुणा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर हर टर्म के साथ वही सेम चीज कर रहे हो तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 210 की गुणा आपने पूरे रेशो में कर दी तो रेशो वही रहेगा जो एक्चुअल में था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना,
6 तिया 18 हो जाएंगे, 6 पंजे 30, 35 पंजे 175 होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 7 से काटोगे तो 30 बार कटेगा, 30 छिक्का 180 होते हैं। बहुत बढ़िया। और 5 से काटोगे तो बच्चा 42 बार कटेगा। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। जवाब क्या आ जाएगा? 175, 180, 294 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। मैंने क्या किया? a अपॉन बी यानी 5/6 लिख दिया, b अपॉन सी यानी 6/7 लिख दिया मैंने, c अपॉन a यानी 7/5 लिख दिया। अब ये भिन्न के रूप में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इसे साधारण संख्या में बदलने के लिए इन तीनों से कटने वाली संख्या से मैंने पूरे रेशो में गुणा कर दिया। 6, 7, 5 से कटने वाली 210, तो 210 की गुणा यहां, 210 की गुणा यहां, 210 की गुणा यहां, तो मेरा रेशो कितना निकल के आ गया बच्चा? रेशो मेरा ये निकल के आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बच्चा इतना ही। कल इस चैप्टर से जुड़े बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा और यही सारी चीज जो है वह यूज हो रही होंगी। कमेंट बॉक्स में बताएं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब देंगे। जो वर्गानुपात होता था उसी का दूसरा नाम जो है वो द्विघाती अनुपात होता था। जो वर्गानुपात होता था उसी का दूसरा नाम जो होता था वो द्विघाती अनुपात होता था। यानी द्विघाती अनुपात को ही हम लोग क्या कहते थे? डुप्लीकेट रेशो कहते थे। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है बच्चे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका 6/7 का द्विघाती अनुपात क्या होगा। और नाम से पूछा जाता है बच्चा, नाम से, तो इन नामों को बिल्कुल टिप्सों पे रखेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।